देखिए भाई, नेक्स्ट पीरियड में एडीएम्स के पहले आपका एक पीरियड हुआ था और उसमें शायद 20-23 से जो भी हुए थे वो एडीएम्स हो गए थे। तो आज दूसरा पीरियड ले रहा हूँ मैं। और हमेशा की तरह जैसे मैंने बता रखा आपको, जो एडीएम्स होते हैं वो थोड़ा सा डीपली समझने होते हैं, क्योंकि इनकी मीनिंग जो होती है ओरिजिनल मीनिंग से थोड़ी सी डिफरेंट होती है, जिसकी वजह से इन्हें एडीएम्स या मुहावरे कहा जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट है आज का बैड एग। BAD बैड, EGG एग, बैड एग, जिसे लिखना है साथ साथ लिखता है। इसकी जो मीनिंग होती है वो होती है ए वर्थलेस, ए वर्थलेस। अब वर्थलेस को क्या बोलते हैं? वर्थलेस होता है निकम्मा, कह सकते हैं वर्थलेस को निकम्मा। ठीक है, इधर वर्थलेस क्या होता है? निकम्मा। तो वर्थ माने क्या होता है? वर्थ मीन्स होता है कोई योग्य हो किसी चीज की। हालांकि वर्थ को योग्य तो नहीं कह सकते, वर्थ से एक वर्ड बनता है वर्दी, WORTHY बनता है वो वर्थ से ही। तो वर्थ का मतलब तो क्या होता है? वैल्यू होता है एक तरह से। तो वर्थलेस का मतलब क्या हो गया? निकम्मा, बेकार, यूजलेस, जिसकी कोई वैल्यू ही ना हो। तो बैड एग, बैड माने तो बुरा ही होता है, खराब, और एग माने अगर डिस मीनिंग देखें तो क्या है? अंडा है, एग है। तो खराब अंडा किसी काम का नहीं होता। तो सीधी सीधी मीनिंग आ जाएगी कि कोई इंसान जो किसी काम का ना हो, यूजलेस हो, तो वो क्या हो गया? बैड एग हो। ठीक, यूज तो हम कर ही लेते हैं, बाकी एग्जाम में हमें कोई यूज तो लिखने नहीं होते, हमें तो बस की मीनिंग ही हमें आपको समझ के निशान लगाना। बाकी अगर यूज समझ में आ गया तो हम किसी को भी कह सकते हैं कि दिस पर्सन इज ए बैड एग इन दिस सोसाइटी, है ना? ऐसे उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी मीनिंग क्या आ गई? ए वर्थलेस। ठीक, साथ साथ कॉपी करते रहो और समझते रहो। उसके बाद नेक्स्ट है बर्न वंस फिंगर्स, बर्न वंस फिंगर्स। तो जो कुछ इडियम्स होते हैं वो तो सीधे सीधे मीनिंग पे ही होते हैं और ज्यादा मुश्किल नहीं होते, जैसे ये भी इनमें से एक ही है। अब इसके मैं मीनिंग निकालूंगा। बर्न्स, वन फिंगर्स मतलब क्या है? किसी की उंगली जला लेना, अपनी उंगली जला लेना। तो जो कोई उंगली अपनी जला लेगा तो इसका मतलब क्या? परेशानी में आ जाएगा, दिक्कतें आनी शुरू हो जाएंगी। तो सीधे सीधे वही इसकी मीनिंग हो जाने वाली है। तो इसमें ऐसा कुछ था नहीं। तो आंसर है टू गेट इनटू ट्रबल, टू गेट इनटू ट्रबल। ट्रबल क्या होती है? परेशानी। और गेट इनटू का मतलब क्या होता है? आ जाना। तो परेशानी की सिचुएशन में आ जाना, उसे इडियम्स में क्या बोलते हैं? बर्न वंस फिंगर्स, कि अपनी फिंगर जला लेना। बात समझ में आई? और इनटू क्या है? यहाँ पे प्रीपोजिशन है। कई बार मैंने आपको समझाया कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इन एंड इनटू। जब हम इन और इनटू में डिफरेंस देखते हैं तो इन दोनों में से अंतर ये होता है कि जहां मोशन होता है, मूवमेंट होता है, मोस्टली ऐसे कह दिया जाता है कि आउटसाइड से इनसाइड, कि कोई चीज अगर आउटसाइड से इनसाइड हो रही है तो वहां हम इनटू का यूज करते हैं। ठीक, थोड़ा सा फोकस कर देता हूं मैं। जैसे ये एक फ्रेज होता है ब्रेक इनटू, और कई बार मैंने आपको समझा भी रखा है, शायद जो स्टूडेंट सीनियर है किसी को मीनिंग याद आ रही है तो इसकी बताइए। ब्रेक इनटू क्या होता है? नहीं समझा रखा किसी को, सब फ्रेशर ही हो। तो ब्रेक इनटू का मतलब होता है चोरी करना। क्या होता है? चोरी करना। तो इसका मैं लिख रहा हूं टू स्टील, टू स्टील, चोरी करना। अब मैं क्यों समझा रहा हूं इसे? मतलब ये कोई नेक्स्ट वीडियो नहीं है, ये मैं इस इंटू को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। उस इंटू को ध्यान से सुनो आप। अगर मैं इसकी मीनिंग में जाऊं तो ब्रेक माने तोड़ना होता है, और इनटू क्या है? प्रीपोजिशन। कहीं से कहीं तक भी क्या इसकी मीनिंग आ रही है? चोरी करना। लेकिन मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, जब कुछ समथिंग डिफरेंट होगा सेंटेंस में, आउटसाइड से इनसाइड कोई एक्शन होगा या कोई मूवमेंट होगा, तो उसकी मीनिंग भी चेंज हो जाएगी। तो ब्रेक का मतलब क्या है? तोड़ना। अब तोड़ना भी दो वे में होते हैं। एक तो मैं इंटेंशनली तोड़ रहा हूँ, मेरा कोई काम है किसी चीज को तोड़ना, है ना? मतलब मेरे घर में रिनोवेशन हो रहा है तो कुछ चीजें टूट फूट होंगी, कुछ चीजें बदली जाएंगी, तो वो मेरी इंटेंशनली काम हो रहा है, मेरी इजाजत से काम हो रहा है। और एक होता है अनइंटेंशनली, किसी का नुकसान करने के लिए, तो वहां भी तो तोड़ने वाली सेंस ही आएगी। क्लियर है बात? तो क्लियर कैसे होगी सेंस? किसी इनटू से सेंस क्लियर होगी। अगर हम ब्रेक इनटू कर रहे हैं तो समथिंग डिफरेंट हो गया, जिसका मतलब क्या है? टू स्टील, चोरी करना।
ठीक, यहाँ भी मैं कह चुका हूँ आपको कि एक तो होती है प्लानिंग करके चोरी करना और एक होता है सिंपल वे में। तो ये क्या होता है, प्लानिंग करके चोरी करना, उसे ब्रेक इनटू कहते हैं। हिंदी में सामान्य मानने क्या है, चोरी करना। तो ये इनटू हो सकता है, तो टू गेट इनटू ट्रबल, परेशानी में आ जाना। बर्न वंस फिंगर्स, यानी कि किसी ने अपनी उंगली जला ली, इस तरह से हमें इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है, काफी इंपॉर्टेंट है, ब्राउन स्टडी। ब्राउन स्टडी, जैसे मैं समझा रहा हूं ठीक वैसे वैसे आप समझते रहो, ताकि आपके अंदर कमांड आ जाए। बाकी अगर भूलने की प्रवृत्ति रखोगे तो फिर प्रॉब्लम है, खासतौर में इनमें तो है, क्योंकि यहाँ तो बिल्कुल एकदम से आंसर याद आना चाहिए ही चाहिए, और वो तभी हो सकता है जब ध्यान से सुनो और समझो। ब्राउन माने कलर होता है, स्टडी क्या होती है, पढ़ाई। अब इसकी जो मीनिंग निकल के आती है वो होती है रिवेरी, REVERIE। अभी रिवेरी क्या होता है, तो रिवेरी की कई मीनिंग होती है। एक तो होती है काल्पनिक दुनिया, इमेजिनरी वर्ड कह सकते हैं। जैसे कभी आपने सुना होगा दिन में सपने देखना, है ना, वो भी इसे कह सकते हैं। डे ड्रीमिंग, काल्पनिक दुनिया जिसका वास्तविक से कोई संबंध ना हो। सिंपल वे में सपने देखना भी कह सकते हैं। तो इसे कई हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ब्राउन स्टडी का मतलब क्या बताया मैंने, रिवेरी। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ इमेजिनरी, लिख रहा हूँ एक वर्ड बस, IMAGINARY। इमेजिनरी का मतलब क्या हो गया, काल्पनिक, जिसका वास्तविक से कोई मतलब ना हो। तो ब्राउन स्टडी कुछ इस तरह की स्टडी होगी, कुछ इस तरह का पॉइंट हो गया कि हम उस पर डिस्कस कर रहे हैं, उसे हम समझ रहे हैं, समझाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं वास्तविकता से बहुत दूर है। उसे हम क्या कह देते हैं, ब्राउन स्टडी कहते हैं, ठीक। और यही वर्ड मैंने क्यों लिखा, रिवेरी। लिख तो मैं इमेजिनरी भी सकता था, क्योंकि मैं हमेशा इंग्लिश पढ़ाते वक्त कहता हूँ आपको सिंपल वर्ड नहीं है, दिस इज ए सिंपल वर्ड, सभी जानते हैं। वर्ड तो वो आएगा जो आपके डिक्शनरी में नहीं है, जैसे ये। अभी एक नया वर्ड मिला आपको, तो इसका ध्यान रखो, ये कहीं भी आ सकता है, एंटोनिम्स में, सिनोनिम्स में, कहीं भी आपको मिल जाएगा। तो उसकी एकदम मीनिंग आपको क्या होनी चाहिए, हाईलाइट होनी चाहिए, ठीक। इससे मुझे एक वर्ड और याद आया। ये वर्ड ऐसे होते हैं जो नॉर्मली एग्जाम में आते हैं और मैं आपको रिकॉल कराता ही रहता हूँ, फिर ये आपको याद आएगा अगर आया तो। हम एक वर्ड समझते हैं, प्रोटीन। प्रोटीन एक न्यूट्रिएंट्स है जो हमारी बॉडी के लिए आवश्यक है। तो उस प्रोटीन की जो स्पेलिंग होती है वो होती है PROTEIN, है ना, जिसे हम साइंस में या GS में कार्बोहाइड्रेट कह देते हैं। कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन, ये सब क्या होते हैं, ऑर्गेनिक। वही मैंने एक दो दिन पहले पढ़ाया था आपको, है ना, कार्बनिक पदार्थ जो होते हैं। अब इंग्लिश में जो आता है ये नहीं आता, इंग्लिश में आता है PROTEAN, प्रोटीन। कई बार एग्जाम में आया हुआ है वर्ड प्रोटीन। अब स्टूडेंट जो नॉलेज नहीं रखते उनके लिए तो दोनों बराबर ही, ठीक है। अब जो नॉलेज रखते हैं वो इसलिए परेशान है, भाई हम तो इसे जानते हैं, ये कहां से आ गई। इस प्रोटीन की मीनिंग किसी को याद हो, नहीं है यार। तो इसकी मीनिंग होती है बच्चों वेरिएबल, VARIABLE। वेरिएबल मतलब क्या होता है, जो बदलता रहे, चेंज होता है। चेंजेबल कह दो, वेरिएबल कह दो, मतलब जो कांस्टेंट ना हो, ये इसकी मीनिंग होती है। तो इस तरह के कुछ वर्ड्स होते हैं जो आते हैं। तो जो जो मैं बता रहा हूँ उसको बहुत ध्यान से सुनते रहो, समझते रहो। एक बार ये दिया मैंने भी आपको, रिवेरी, और एक क्या दिया, प्रोटीन, PROTEAN। अब मैंने इसकी मीनिंग बता दी, वेरिएबल। बाकी तो मीनिंग तो बहुत सारी होती है ना, हो सकता है ऑप्शन में ना वेरिएबल ना चेंजेबल हो, ना क्या हो, डायनामिक। तो डायनामिक भी क्या होता है, गतिशील, वो आंसर आ जाएगा। मीनिंग ध्यान में रखो, बाकी ऑप्शन चेक करेंगे कि क्या ऑप्शन दे रखा है वहां पे। नेक्स्ट है जी बैंक ऑन। जी बैंक ऑन की मीनिंग होती है डिपेंड ऑन। ये सिंपल ही इडियम है। डिपेंड माने क्या होता है, निर्भर करना, ठीक। तो जो बैंक है, बैंक इंग्लिश में दो होते हैं, एक तो नदियों का जो किनारा होता है उसे भी बैंक कह देते हैं, और एक वो बैंक है जहां हम अपना पैसा जमा करते हैं, यानी कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है बैंक। तो ये जो बैंक है ये कौन सा है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वाला, जहां पैसे जमा करते हैं। मतलब एक ऐसी चीज, एक ऐसी सोसाइटी, एक ऐसी जगह, एक ऐसी बॉडी जहां अपना विश्वास करके अपना पैसा दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम उस पर क्या है, निर्भर है, डिपेंड है। तो यही इसकी मीनिंग बन जाएगी क्या, डिपेंड।
है ना। और इंग्लिश में जितना आप इडियम्स का यूज करोगे उतने ही प्रभावशाली माने जाओगे। एक बच्चा सिंपल क्या बोलता है, डिपेंड हो, कि भाई मैं अपने माता पिता पर निर्भर हूं, आई डिपेंड ऑन माई पेरेंट्स। और एक बोल रहा है आई बैंक ऑन माई पेरेंट्स। तो लिखने में सुनने में काफी डिफरेंट लगता है, जिससे इम्प्रेसिवनेस झलकती है पर्सनैलिटी के अंदर। तो इसी तरह से का यूज होता है, तो याद रखें आप, बैंक ऑन यानी कि डिपेंड ऑन। नेक्स्ट, बुल इन ए चाइना शॉप, बुल इन ए चाइना शॉप। लिख लिया? पहले इसकी मीनिंग लिख लेते हैं। इसकी मीनिंग है वन हु causes damage, one who causes damage। इसे समझिए, बुल इन ए चाइना शॉप, तो इसकी भी कई मीनिंग होती है। मैंने जो लिखाई है कुछ जरूरी नहीं है एग्जाम में यही आए, बस थोड़ा सा मीनिंग पे ध्यान रखो। चाइना शॉप का मतलब हम समझते हैं कि भाई टेक्नोलॉजी वाइज काफी एडवांस कंट्री है ना। और बुल माने क्या होता है, बैड। तो यहाँ एक तुलना ऐसी कर रखी है कि एक ऐसी जगह, एक ऐसा आदमी है जो उस जगह को सूट नहीं करता। ये तो मीनिंग निकल गई कि जगह तो है काफी एडवांस, लेकिन वहां एक ऐसा अनफिट आदमी है जो उस जगह के लिए शायद नहीं है। तो जब कोई ऐसा आदमी होगा तो क्या करेगा, वो काम ही बिगाड़ेगा। काम कुछ और करना है वो नहीं कर सकता, तो काम ही बिगड़ना है। तो आगे क्या लिखा हुआ है, वन हु कॉजेज, जिसकी वजह से नुकसान होता चला जाए, डैमेज होते चले जाए, ये इसकी सेंस होती है। कभी कभी एग्जाम में इसकी ये नहीं आया ऑप्शन में, क्या आया है, जो मैंने अभी हिंदी में बोल के बताया कि एक पर्सन जो इस योग्य नहीं है कि कोई काम कर सके, वो तो बना बना के लिखेंगे अपने हिसाब से। आप पर्सन हु इज नॉट एबल टू डू सच ए टैलेंटेड वर्क, कुछ इस तरह से लाइन लिखी हुई आ जाएगी। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बार बार जरूरी नहीं कि यही आए, बस सेंस हमें क्लियर होनी जरूरी है कि सेंस क्या है, ठीक है, उस चीज का आप ध्यान रखें। ये हो गया बच्चों, बुल इन ए चाइना शॉप। नेक्स्ट है बाय द रूल ऑफ थंब, बाय द रूल ऑफ थंब, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है जी। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बोलते हैं इसे, PRACTICAL, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। बाय द रूल ऑफ थंब, अब थंब क्या होता है, अंगूठा होता है थंब, तो ठीक। तो इससे देखो हिंदी से क्या निकल रहा है कि भाई कोई अंगूठा है उसका कोई रूल, तो इससे तो कुछ नहीं है। लेकिन प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस क्या होता है, मैं कुछ बताता हूँ आपको लिंक बनाने के लिए, आपको समझाने के लिए, है ना। बाकी तो जैसे इंग्लिश के मीडियम से तो वर्बली इस तरह से याद होने चाहिए, डायरेक्ट टू डायरेक्ट। हम अपनी सोसाइटी में या अपने देश में थंब को कैसे इस्तेमाल करते हैं, हम किसी को कहते हैं कि अंगूठा छाप है, तो अंगूठा छाप मतलब क्या, पढ़ा लिखा नहीं है, जहाँ भी सीनी से जरूरत पड़ती है वहाँ अपना अंगूठा आगे कर देता है, उसे क्या कह देते हैं, अंगूठा छाप कह देते हैं। और अंगूठे के और भी कई यूज होते हैं, एकदम से ठेंगा दिखा दी, अलग अलग तरह से यूज होते हैं। यहाँ आप देखिए प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, कोई एक इलिटरेट पर्सन है, मतलब पढ़ा लिखा नहीं है, तो उसे अंगूठा लगाने की जरूरत कहाँ पड़ने वाली है, कोई कानूनी काम हो, कोई लीगल काम हो, वहीं जरूरत पड़ेगी जहाँ उसकी परमिशन या उसकी गवाही की जरूरत है, ठीक। तो वो क्या हो रहा है, एक तरह से प्रैक्टिकल काम हो रहा है, वो कोई इमेजिनरी काम नहीं कि भाई आज मैंने कर दिया कल भूल गए, वो शायद हो सकता है सदा सदा के लिए हो। एक आपने एफिडेविट पे अपना अंगूठा लगाया है, तो आप उसकी शर्तों को मानने के लिए बाध्य हो, तो प्रैक्टिकल काम हो रहा है, नहीं हो रहा। तो इस तरह से याद रखो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, ये सब मैं सिर्फ किस लिए बताता हूँ, याद रखने के लिए, बाकी इसका इसकी ऐसी मीनिंग से कोई मतलब नहीं है, ठीक। एक स्टूडेंट ऐसा होता है उसने डायरेक्ट याद कर लिया, उसे कोई दिक्कत ही नहीं है। बाकी थोड़ा सा इसलिए मैं बता देता हूँ तो आपको सुविधा हो जाए। बाय द रूल ऑफ थंब। नेक्स्ट, ब्रोकन रीड, ब्रोकन REED रीड,
इसकी मीनिंग होती है सपोर्ट डेट फेल्ड, सपोर्ट डेट फेल्ड। तो ब्रोक ये सिंपल ही वर्ड है। अब रीढ़ हमारे बॉडी में क्या होती है, रीढ़ की हड्डी बोलते हैं इसे हम, उसे से ऐसे लिंक बना लेते हैं, है ना, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बैकबोन, जिस पे बॉडी का पूरा स्ट्रक्चर टिका होता है ना। तो ब्रोकन रीढ़ कहते हैं किसी की रीढ़ की हड्डी टूट गई, हिंदी में भी ऐसे बोल देते हैं मुहावरे में। मतलब क्या है, जो सपोर्ट था वो ही फेल हो गया, पूरा ढांचा ढह जाएगा, पूरी परिवार की स्थिति बिगड़ने वाली है। तो सपोर्ट डेट फेल्ड, एक ऐसा सहारा जो फेल हो गया, ठीक, ऐसे ये बन गया ब्रोकन रीढ़। नेक्स्ट है बाय द स्किन ऑफ द टीथ, बाय द स्किन ऑफ द टीथ, बाय द स्किन ऑफ द टीथ। इसका आंसर होता है बच्चों नैरोली, NARROWLY, नैरोली। मुहावरे तो बहुत सारे होते हैं, अगर मान लो मैं ही कहूँ कि मेरे पास भी हजारों की संख्या में है, कुछ लिखाऊंगा मैं आपको जो मुझे लगता है काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक। बाय द स्किन ऑफ द टीथ, नैरोली, तो साफ साफ मीनिंग से पता चल रहा है। दांत, टीथ माने दांत, स्किन माने खाल, तो दांत पे तो खाल नहीं होती, दांत तो क्या है, एक तरह से हड्डी है, बोन है, तो उस पर खाल कहाँ होती है, उस पर तो नहीं होती। तो नैरोली मतलब क्या होता है, बारीकी से। नैरो माने पतला भी होता है, संकीर्ण, लेकिन मान लिया LY लगाया है तो या तो एडजेक्टिव बना है या एडवर्ब बना है, जैसे मैंने आपको समझा रखा है कि अगर नाउन में LY लगता है तो एडजेक्टिव बनता है, और एडजेक्टिव में LY लगता है तो एडवर्ब बनता है। तो जब एडजेक्टिव या एडवर्ब बनेगा बच्चों, तो कहीं ना कहीं मीनिंग तो चेंज होगी। तो मीनिंग चेंज होगी क्या, आ गई बारीकी से। जहां हम बारीकी से बोलते हैं कि भाई मैंने तो बहुत बारीकी से अध्ययन कर रखा है ना, तो आई स्टडीड नैरोली, इससे हम बोल सकते हैं बारीकी से जांच करना, जहां भी हम बारीकी से यूज करते हैं। तो सीधे सीधे याद कर सकते हैं हम इसे कि भाई टीथ की तो स्किन ही नहीं है, इसका मतलब क्या है, फिर भी स्किन ढूंढी जा रही है उस पर, तो चीजें हाथ में बहुत मुश्किल से आएंगी ना, या तो है ही नहीं, और है तो बिना के बराबर है, तो चीजों को तो फिर बारीकी से तो देखना पड़ेगा। इसलिए इसकी मीनिंग क्या आ गई, नैरोली आ गई, यानी कि बारीकी से अध्ययन करना। नेक्स्ट है बोन ऑफ कंटेंशन, बोन ऑफ कंटेंशन, इसकी मीनिंग होती है कॉज ऑफ क्वेरल, कॉज ऑफ क्वेरल। तो सीधा सीधा मीनिंग से आ रहा है। तो कॉज माने क्या होता है, कारण, क्वेरल माने क्या होता है, झगड़ा, दैट मीन्स झगड़े का कारण। तो ये जो कंटेंशन है, इसे भी इंग्लिश में क्या कहते हैं, झगड़ा ही कहते हैं, ठीक। और बोन मीन्स क्या होती है, हड्डी। तो जैसे हिंदी में कहते हैं भी हड्डियों के पीछे झगड़ना, कुत्ते हड्डियों के पीछे झगड़ रहे हैं, तो वही है कि वाद विवाद का कारण। जो पहला पीरियड हुआ था इडियम्स का, उसमें भी एक आया था एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, आया होगा शायद, एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। मैंने कहा था डिस्कॉर्ड माने भी झगड़ा होता है, वहाँ सेब को लेकर के झगड़ रहे हैं, वाद विवाद कर रहे हैं, तो दोनों इडियम एक ही है, एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड बोल लो या ए बोन ऑफ कंटेंशन बोल लो, झगड़े की जड़ कह सकते हैं हिंदी में, कॉज ऑफ क्वेरल। नेक्स्ट है born with silver spoon, born with silver spoon, काफी सिंपल है, काफी यूज भी होता है ना। तो born in a rich family, born in a rich family। तो born with a silver spoon, spoon माने क्या होती है, चम्मच होती है, सिल्वर माने क्या हो गया, चांदी। तो चांदी की चम्मच के साथ जन्म लेना, मतलब क्या है, किसी धनी परिवार में जन्म लेना। तो born in a rich family।
नेक्स्ट बाई हुक और बाई क्रूक, ये भी काफी इजी है, काफी यूज होता है। इसकी मीनिंग होती है बाई एनी मीन्स या ऑल मीन्स, बाई एनी मीन्स, बाई हुक और बाई क्रूक। ये जो 10th क्लास वगैरह में मिल जाता है देखने के लिए, बाई हुक और बाई क्रूक। इसका मतलब है किसी भी तरीके से, किसी भी, चाहे वो तरीका अच्छा हो या गलत हो। मतलब कोई कह रहा कि मुझे तो पैसा कमाना, आई वांट टू अर्न मनी, एंड बाई हुक एंड बाई क्रूक, तो चाहे किसी भी तरीके से हो, गलत हो या सही तरीका हो, मुझे पैसा कमाना। तो बाई एनी मीन्स या बाई ऑल मीन्स कह देते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, किसी भी तरीके से। नेक्स्ट है बियर द बर्न ऑफ, बियर द बर्न ऑफ की मीनिंग है बियर द शोक, बियर द शोक। देख लिया। अभी जो बर्न है ये तो बर्न से बना, बर्न माने क्या होता है, जलना। तो बर्न जो है सेकंड फॉर्म भी होती है और थर्ड फॉर्म भी होती है, लेकिन यहाँ से पहले एक आर्टिकल है, इसका मतलब नाउन बना रखा है ना। तो कोई जला हुआ है, और बियर माने क्या होता है, सहन करना। तो इसकी मीनिंग क्या होगी, एक तरह से कोई नुकसान हो गया, कुछ नेगेटिव चीज होगी, उसे क्या किया जा रहा है, सहन किया जा रहा है, बर्दाश्त किया जा रहा है। तो वो इसका आंसर है, बियर द शोक। शोक तो समझते ही हो, कुछ दुख की खबर, दुख भरी घटना हो गई तो उसे सहन करना। ठीक, तो क्वेश्चन में भी बियर है और आंसर में भी क्या है, बियर है, सहन करना। नेक्स्ट है बेल द कैट, बेल द कैट, इसका आंसर होता है टू टेक द फर्स्ट स्टेप एट पर्सनल रिस्क, टू टेक द फर्स्ट स्टेप एट पर्सनल रिस्क। अक्सर बच्चों ये भी देखा जाता है कि जो इडियम्स ज़्यादा थोड़ा सा इजी होता है वो उसके चांस होने के गलत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि हम उसकी मीनिंग तो देख लेंगे, लेकिन जैसे हम ऑप्शन देखेंगे ना, उनकी मीनिंग फिर मतलब लगभग कॉमन सी मिलती है, तो वहाँ स्टूडेंट पे चढ़ जाता है निशान कहाँ लगा। तो बेल द कैट हम हिंदी में भी यूज करते हैं कि भाई इस बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा, मतलब इस काम को कौन इनिशिएट करेगा, कौन सबसे पहले आगे आएगा। कोई मुश्किल काम दिखाई दे रहा है, कोई टिपिकल काम दिखाई दे रहा है, कौन पहला स्टेप लेगा, तो वही सेंस है, टू टेक द फर्स्ट स्टेप एट पर्सनल रिस्क, कि पहला स्टेप उठा देना, पहला कदम उठा लेना अपने पर्सनल रिस्क पर, कि नुकसान जो होगा वो खुद का ही होगा। तो वही सेंस आ रही है सीधी सीधी। नेक्स्ट है बिलो वंस ट्रम्प्ड, बिलो BLOW, बिलो वंस ट्रम्पेट। ये काफी इंपोर्टेंट है, इंपोर्टेंट तो सभी लिखवा रहा हूं, बाकी ये आ चुके हैं, कुछ ज्यादा बार आ चुके हैं। बिलो वंस ट्रम्पेट, तो इसकी मीनिंग होती है बच्चों टू प्रेज वन सेल्फ, टू प्रेज वन सेल्फ, टू प्रेज वन सेल्फ। अब ये भी हम हिंदी में डायरेक्ट यूज कर लेते हैं। बिलो मीन्स क्या होता है, हिंदी में बजाना होता है। ट्रम्पेट एक तरह का म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है ना, जिसे तुरही कह देते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं, तुरही। तो ट्रम्पेट मोस्टली जब बजाई जाती थी, मोस्टली जो मैंने सुना है या देखा है कि जब कभी युद्ध वगैरह जीत जाता था कोई, तो एक मुड़ी हुई सी होती थी ना, वो ट्रम्पेट कहलाता था, तुरही कहलाता था। तो अब हिंदी में हम क्या कहते हैं, हिंदी में भी मैं अपना बाजा अपना आप ही बजाना, हिंदी में ऐसे बोलते हैं, यानी कि अपनी प्रशंसा स्वयं ही करते रहना। तो वही इंग्लिश में एक्सेप्टेड है। तो बिलो वंस ट्रम्पेट, अपना बाजा या अपना म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट खुद ही यूज करते रहना,
तो टू प्रेज, प्रेज माने क्या होता है? प्रशंसा करना। वन सेल्फ माने स्वयं ही, अपनी प्रशंसा स्वयं ही करते रहना। नेक्स्ट, ब्रेक द न्यूज, ब्रेक द न्यूज, ये काफी इंपॉर्टेंट है। मीनिंग होती है टू गिव सैड न्यूज, टू गिव सैड न्यूज। अब न्यूज तो क्या होती है? खबर होती है। ब्रेक द न्यूज, ब्रेक माने फिर तोड़ना आगे। अब न्यूज को कैसे तोड़ा जाता है? ये तो पॉसिबल है नहीं। न्यूज को तो पढ़ा जाता है। न्यूज पुरानी हो सकती है, नहीं हो सकती है, लेकिन ये पहली बार सुना है कि न्यूज को तोड़ा भी जा सकता है। तो फिर वही बात है कि कोई नेगेटिव चीज है ना, मतलब कोई अच्छी खबर नहीं है, तो इसका आंसर क्या है? टू गिव सैड न्यूज। कोई दुख की खबर दे देना या आ जाना, उसे कहते हैं ब्रेक द न्यूज, मीडियम से। नेक्स्ट, बर्न ए होल इन वंस पॉकेट, बर्न ए होल इन वंस पॉकेट। अभी तो इजी आ रहे हैं सारे, सीधे सीधे, बाकी फिर बाद में डिफरेंट भी आएंगे। इसका आंसर है मनी स्पेंट क्विकली, मनी स्पेंट क्विकली। तो सीधे सीधे से आप देख रहे हो ऐसे ऐसी मीनिंग आ गई इसकी उठ के। तो ये कह रहे हैं कि बर्न ए होल इन वंस पॉकेट, किसी की पॉकेट में एक होल क्रिएट कर देना। तो पॉकेट में क्या होता है? पर्स होता है। दैट मींस ये किससे एसोसिएट हो गया? मनी से एसोसिएट हो गया। तो मनी स्पेंट क्विकली, अगर बहुत तेजी से पैसा खर्च हो रहा है ना, या कर दिया किसी ने, तो उसे बोल देते हैं बर्न ए होल इन वंस पॉकेट। नेक्स्ट, बरी द हैचेट, BURY, बरी द हैचेट, HATCHET, बरी द हैचेट, टू मेक पीस, ये इसकी मीनिंग होती है, टू मेक पीस। अब बरी मीन्स क्या होता है? दफनाना होता है, अगर हम मीनिंग की बात करें। और हैचेट जो होता है एक तरह से औजार मान लो, इंस्ट्रूमेंट, है ना। तो जो औजार होते हैं, औजार नहीं कहना चाहिए, हथियार कहना चाहिए, ठीक। तो शांति की बात हो रही है। औजार तो किसी काम को करने के लिए होते हैं। तो अगर मान लिया हथियार ही दाग दिए जाएं तो क्या है? हथियार मिलेंगे नहीं, तो लड़ाई की मुद्रा में कोई आएगा नहीं। इसलिए क्या रखा कि बरी द हैचेट, इस इंस्ट्रूमेंट को क्या कर दिया? दबा दिया। तो टू मेक पीस, शांति स्थापित कर दी, लड़ाई झगड़े खत्म हो गए, ठीक। इस तरह से आप इसे याद रखें। नेक्स्ट है ब्रिंग डाउन द हाउस, ये काफी इंपोर्टेंट है। ब्रिंग डाउन द हाउस, आंसर है टू रिसीव, टू रिसीव एप्लॉज, APPLAUSE, टू रिसीव एप्लॉज। एप्लॉज का मतलब क्या होता है? वाहवाही। इसे भी हम क्या कह सकते हैं? प्रशंसा कह सकते हैं। तो प्रशंसा ही प्राप्त करना, बस फर्क इतना है कि बाई क्लैपिंग, या ताली बजाकर, या किसी ने पीठ थपथपा दी, इस तरह से इसे क्या बोला जाता है? एप्लॉज। हिंदी में तो बस ये कह सकते हैं कि प्रशंसा प्राप्त करना, जैसे हमारे प्राप्त करना। तो ब्रिंग डाउन द हाउस। अब फिर कुछ लिंक बना रहा हूं आपको समझाने के लिए। मान लिया कोई मेहमान आ गया, कोई गेस्ट आ गया, तो उसकी खातिरदारी की जाती है हमारी सोसाइटी में, है ना। तो ब्रिंग डाउन द हाउस, दैट मीन्स पूरा जो हाउस है वो एक तरह से डाउन हो गया उसका वेलकम करने के लिए, समझ रहे हो। अच्छे से उसे कमरे में बैठाया जाएगा, दो चार जो घर में परिवार के सदस्य हैं वो उसके आगे पीछे, भाई चाय लेनी है, क्या लेना है। तो दैट्स एक्टिविटी सेड टू बी ब्रिंग डाउन द हाउस, तो टू रिसीव
एपिड्यूल, इस हिसाब से याद रखें। नेक्स्ट है बाइट द डस्ट, बाइट द डस्ट, आंसर होता है टू बी डिफीटेड, टू बी डिफीटेड। इसे भी याद करने में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आने वाली, सीधा सीधा ही है। बाइट द डस्ट, अब बाइट को अगर हम इंग्लिश में देखें तो क्या होता है, काटना, जो टुकड़ा होता है उसे भी हम क्या देते हैं, भाई एक बाइट तो दे दो, सारे खा लिया, एक बाइट तो दे दो, तो बाइट माने टुकड़ा, है ना। और डस्ट माने क्या होती है, धूल। तो कहीं से कहीं तक कुछ सेंस तो बैच करने की। आंसर देखा टू बी डिफीटेड, यानी किसी को हरा देना, ठीक। तो हिंदी में क्या कहावत है, धूल में मिला देना, धूल में मिला देना, ठीक। तो बाइट द डस्ट बोलेंगे, और धूल में मिला देना मतलब क्या हो गया, किसी को डोमिनेट करना, किसी को हरा देना, यही होता है। तो टू बी डिफीटेड, किसी से हार जाना, किसी को हरा देना। नेक्स्ट है बी इन वंस बोनेट, बी इन वंस बोनेट, मीनिंग हो सकती है कंफ्यूज्ड, बी इन वंस बोनेट मीनिंग हो सकती है कंफ्यूज्ड। कंफ्यूज आप सब समझते ही हो, भ्रमित हो जाना। अब बी माने क्या होती है, मक्खी या मधुमक्खी होती है, और बोनेट का मतलब यहाँ इस्तेमाल किया गया है दिमाग। बोनेट तो गाड़ियों के होते हैं, जो गाड़ियों का आगे का हिस्सा होता है उसे तो कहते हैं ना बोनेट। तो इंसान का बोनेट क्या हुआ, माइंड हुआ, है ना। तो कह रहे हैं बी इन वंस बोनेट, ये किसी के दिमाग में मक्खी घुस गई। इसका मतलब उसे समझ में नहीं आ रहा कि उसे करना क्या है, वो कंफ्यूजन की स्टेट में आ चुका है। और कंफ्यूजन एक सिंपल वर्ड है, तो कोई जरूरी नहीं है कि ये आए, तो फिर क्या क्या आ सकता है, यहाँ आ सकता है परप्लेक्स, यहाँ आ सकता है पेल-मेल, और भी बहुत सारे वर्ड है। इन सब का मतलब भी यही है, कंफ्यूजन स्टेट में होना, परप्लेक्स या पेल-मेल सिचुएशन में होना। नेक्स्ट वर्ड है बैंडी वर्ड्स, बैंडी वर्ड्स, इसकी मीनिंग होती है आर्ग्यूमेंट, बैंडी वर्ड्स आर्ग्यूमेंट। अब वर्ड्स तो हो गए शब्द, बैंडी का मतलब होता है इल्झाने वाले, घूमने वाले, अपने चारों तरफ घुमाने वाले। तो मतलब क्या हो रही है, बहसबाजी हो रही है, बेवजह की बहसबाजी हो रही है, बेवजह की वाद विवाद हो रहा है, आर्गुमेंट हो रहा है किसी टॉपिक पर। तो उन शब्दों को जो वहां इस्तेमाल किए जा रहे हैं इन द कन्वर्सेशन ऑफ बिटवीन टू पर्संस, दीज वर्ड्स आर सेड टू बी द बैंडी वर्ड्स, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है burn one's boats, burn one's boats। आंसर है पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, सीधा सीधा है, ठीक है ना। किसी की जो बोट थी, नाव, उसे ही जला दिया। तो नाव का मतलब क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह जाना, पानी को पार करके, झील या समुद्र को पार करके, ऐसा होता है। तो जला दी, इसका मतलब क्या हुआ कि चला तो हो गया, वापिस आने में अब समस्या। तो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, कि आने का तो कोई विषय नहीं रहा, आने का कोई विषय नहीं बचा। कभी कभी हम ऐसे यूज नहीं कर लेते कि भाई यहाँ से आप वहाँ जा तो सकते हो लेकिन वापस नहीं आ सकते, कुछ ऐसी सिचुएशन होती है लाइफ में, तो उसे हम फिर ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें आगे होगा आपको
आगे देखिएगा, बोल्ड फ्रॉम द ब्लू, बोल्ड फ्रॉम द ब्लू। बोल्ड फ्रॉम द ब्लू, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और मीनिंग तो इसकी भी रिपीट हुई है। सडन शॉक, सडन शॉक, तो शॉक तो कहीं आया था पहले भी। बियर द बर्न ऑफ, बियर द शॉक, जो दुख की खबर है उसे बियर कर लेना, सहन कर लेना, ये आया था। अब इसमें देखिएगा बोल्ड फ्रॉम द ब्लू, जितने इडियम्स मीनिंग में डिफरेंट होंगे, जो बिल्कुल ही मीनिंग से परे होंगे, वही इंपॉर्टेंट जाता है। इसलिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कहीं से कहीं तक भी इसकी मीनिंग मैच नहीं करती, तो आपको बिल्कुल इसे ट्रूली समझना पड़ेगा। आप सीधे सीधे पॉइंट टू पॉइंट आइडिया नहीं लगा सकते, जैसे अभी आ रहे थे 2-3 जो आए थे, ऐसे कुछ काम ही नहीं बनने वाला। तो बोल्ड फ्रॉम द ब्लू, बोल्ड का मतलब भी क्या होता है कि कहीं ना कहीं कुछ नुकसान होने वाला है, नेगेटिव वर्ड होता है, मतलब नेगेटिव सेंस, कि कुछ ऐसी फीलिंग आ जाए मन में कि भाई कुछ खराब होने वाला है। ठीक, तो सडन शॉक मतलब अचानक शॉक लगेगा, अचानक कोई दुख भरी घटना मिल जाए अगर, तो उसे कहते हैं बोल्ड फ्रॉम द ब्लू। और ब्लू क्या है, कलर है, तो रेड भी आएगा, ब्लू भी आएगा, शायद पहले भी आया होगा था, ब्लू ब्लड आया हो, यस सर, है ना। तो ये कलर आते ही रहते हैं, तो थोड़ा सा देखना पड़ता है, बाकी इससे आप ये समझ लें जो मैं वो समझाया, सडन शॉक। नेक्स्ट है बर्ड्स आई व्यू, बर्ड्स आई व्यू, तो इसका आंसर होता है कंसाइज व्यू, बर्ड्स आई व्यू, कंसाइज व्यू। अब बर्ड आप जानते ही हैं, पक्षी, चिड़िया, आई व्यू उसकी आंख का व्यू, तो ये कुछ ऐसा कहा गया है कि एक चिड़िया बहुत छोटा सा प्राणी है, तो उसकी आंख भी क्या है, बहुत छोटी सी है, तो उसमें जो व्यू होगा वो भी बहुत छोटा सा होगा। लेकिन ऐसा नहीं है, मतलब बायोलॉजिकली ऐसा नहीं है, तो इडियम्स बना रखे हैं, आंख छोटी हो या बड़ी हो, आंख तो अपना पूरा काम करेगी नहीं करेगी। ठीक, तो छोटी से कोई जानवर बताया कि उसके जो दृष्टि जाएगी वो कहीं थोड़ी दूर तक ही जाएगी, तो कंसाइज का मतलब क्या होता है, संक्षिप्त, छोटा, शॉर्ट। तो क्या आंसर आ गया, शॉर्ट व्यू, एक छोटा नजारा, एक छोटा नजरिया, समझ रहे हो। तो इसलिए हम इसे क्या बोल सकते हैं, बर्ड्स आई व्यू। भाई मान लिया मैंने एक पल में पता नहीं क्या क्या देख लिया, और फिर मैंने कि एक पल में मेरे सामने कोई मकान ही अट गया है, कोई बिल्डिंग अट गई, मैं उसे आगे नहीं देख पाया, तो मेरी जो साइट है वो छोटी हो गई ना, कम हो गई। तो इस तरह से हम इसे यूज कर सकते हैं, बर्ड्स आई व्यू। कभी कभी ये सोच के लिए भी कर लिया जाता है इस्तेमाल, कहते हैं ना कि भाई उस इंसान की तो सोच जो है छोटी है ना, तो ऐसे भी इस्तेमाल कर लेते हैं कि ही हैज ए बर्ड्स आई व्यू। नेक्स्ट देखिएगा, ब्रिंग टू बुक, ब्रिंग टू बुक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसकी मीनिंग होती है टू पनिश, टू पनिश। पनिश तो आप सभी समझते ही हो, इसी को सजा देना, दंड देना। तो ब्रिंग टू बुक, इसे आप ऐसे ही लिंक बना लो। हालांकि किताब पढ़ना और किताब लेके आना तो बहुत अच्छी बात है, पॉजिटिव बात है। बाकी समझाने के लिए मैं आपको कह रहा हूँ कि मान लिया एक फैमिली में बच्चे को ज़्यादा पढ़ने वाले नहीं हैं, तो जब भी माता पिता उन्हें देखते हैं कि ज़्यादा शैतानी कर रहे हैं, तो क्या कहते हैं, चलो किताब उठा के लो, बैठो। इसका मतलब क्या है, कहीं ना कहीं वो उन्हें पनिश करना चाह रहे हैं। इस सेंस में से जोड़ लो, ब्रिंग टू बुक का मतलब क्या होता है, किसी को पनिश करो। नेक्स्ट है ब्रेक द आइस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत यूज भी होता है, सिंपल भी है। ब्रेक द आइस, इसकी मीनिंग होती है टू स्पीक फर्स्ट,
टू स्पीक फर्स्ट, ब्रेक द आइस। तो मीनिंग से तो पता चल रहा है कि बर्फ को तोड़ना, लेकिन कहीं वही है ना, इडियम्स है, ऐसा कुछ मिलने वाला नहीं है आपको। तो टू स्पीक फर्स्ट, अभी देखा होगा कि दो इंसानों की बोलचाल बंद हो जाती है ना, तो कई महीने तो इसलिए निकल जाते हैं कि कौन पहले बोले, मैं क्यों बोलूं, मैं छोटा क्यों बनूं। तो टू स्पीक फर्स्ट ऐसे भी से इस्तेमाल कर लेते हैं। या एक होता है पहले आप, पहले आप, पहले आप, थोड़ा सा रेस्पेक्ट देने के लिए भी ये काम कर दिया जाता है कि भाई मैं इतने बड़े सीनियर आदमी के सामने बोलूंगा तो शायद ओड ना लगे, तो उन्हें ही पहले बोलना चाहिए, मैं फिर बाद में ही बात कर लूंगा। तो दोनों सिचुएशन में इस्तेमाल हो जाता है। तो ब्रेक द आइस जब कभी भी आएगा बच्चों, इसका मतलब है पहल करना, टू स्पीक फर्स्ट। उसके बाद है बिल्ड कैस्टल्स इन द एयर, बिल्ड कैस्टल्स इन द एयर। इसकी मीनिंग होती है टू हैव विजन, टू हैव विजन, VISION, विजन। अब इसे देखिएगा, इसमें थोड़ा सा हम जो हिंदी सोसाइटी है हमारी, जो हमारे यहाँ हमारे देश में इस्तेमाल होता है, ये थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, क्योंकि यूज करने के हिसाब से भी चीजें बदलती रहती हैं। जैसे इसे मैं बाद में समझाऊंगा। हमारे यहाँ कहावत या मुहावरा होता है, हवा में ही इमारतें खड़ी कर देना, हवा में ही इमारतें खड़ी कर देना। तो समझ ये है कि भाई हवा में तो कभी इमारत खड़ी हो नहीं सकती, वो तो अभी चीज कहाँ पे उसके ख्यालों में है, और उसने हवा में वो काम कर भी दिया। तो ये जब हम बोलते हैं अपनी सोसाइटी में, तो शायद किसी का मजाक बनाने के लिए या किसी को सीरियस ना लेने के लिए इसे ऐसे बोल के बताते हैं, है ना, कि भाई तूने तो हवा हवा में इमारतें खड़ी कर दी, ख्याली पुलाव बनाना, है ना, ऐसा हम यूज कर लेते हैं। अब इसे देखो, बिल्ड कैस्टल्स इन द एयर, तो हवा में कैस्टल्स माने वही होती हैं इमारतें, तो मीनिंग तो वही आई कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग, बड़ी बड़ी इमारतें बना दी कहाँ, हवा में। लेकिन जो उसका आंसर देखो क्या है, टू हैव विजन। जब हम विजन वर्ड को इस्तेमाल करते हैं तो ये पॉजिटिव वर्ड है। विजन मतलब क्या होता है, फ्यूचरिस्टिक होना, मतलब फ्यूचर के बारे में सोचना। लेकिन जो सब फ्यूचर के बारे में सोचते हैं उनके पास विजन हो ये कोई जरूरी नहीं है। विजन मतलब होता है फ्यूचर के बारे में सोचना विद ऑब्जेक्टिव। एक लक्ष्य है आपके पास, एक ऑब्जेक्टिव है आपके पास, उसे लेके आप चल रहे हो, तो यू हैव विजन एंड यू आर सेट टू बी विजनरी। ओके, क्योंकि आपने सुना होगा, देखा होगा कि जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, जितने भी बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, एंटरप्रेन्योर्स जानते हो, मैंने पहले ही डिस्कस किया था इसके ऊपर। बिजनेसमैन का मतलब होता है सिर्फ बिजनेस को लीड करने वाला, लेकिन जो एंटरप्रेन्योर्स होता है वो बिजनेस को लीड तो करते ही करता है, लेकिन मोस्टली वो उस बिजनेस को खड़ा करने वाला भी होता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लिया अंबानी फैमिली है और मुकेश अंबानी का कोई बेटा है, तो ही मे बी बिजनेसमैन, है ना, बट इट इज नॉट कंपल्सरी, नॉट मैंडेटरी दैट ही मे बी ए एंटरप्रेन्योर। मतलब हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्योंकि वो सब चीजें तो उसे कहाँ से मिली है, विरासत में मिली है। अब उसके पास पैसा है, बिजनेस है, तो शायद वो लीड ही करे। और अगर मान लिया उसके पास विजन भी है उसके अपने, तो शायद उसके विजन इतने हाईलाइट ना हो, क्योंकि बिजनेस पहले से ही इंडिया में, एशिया में या पूरे वर्ल्ड में काफी फेमस है। आप समझ रहे हो। लेकिन जो धीरू भाई अंबानी थे, जिन्होंने बिजनेस स्ट्रॉन्ग किया था या खड़ा किया था, बिल्डअप किया था, वो बिजनेसमैन नहीं थे पहले, वो क्या थे, एंटरप्रेन्योर। उनके पास एक विजन था कि भाई आने वाले 20 साल में, आने वाले 30 साल में, या नेक्स्ट जनरेशन में, मेरी फैमिली की नेक्स्ट पीढ़ी में हम ये करेंगे। दैट्स कॉल्ड विजन, एंड दिस पर्सन इज विजनरी। तो मैं भी समझा रहा था आपको, अ पर्सन इज ए फ्यूचरिस्टिक विद ए ऑब्जेक्टिव। समझ आई बात। तो उसे हम क्या कहते हैं, विजन कहते हैं। तो ये कितना पॉजिटिव वर्ड हो गया हमारा,
जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया। टू हैव विजन का मतलब है यू आर नॉट ए नॉर्मल गाय, यू आर सम डिफरेंट विद अदर पीपल्स। क्योंकि हम जिस कंट्री में रहते हैं, ऑब्वियसली बताऊं मैं आपको, यहाँ सोचते सब हैं और सोचना भी चाहते हैं, लेकिन विजनरी बनना नहीं चाहते। एक सिंपल वर्ड बताऊं आपको, क्रिएटिव। यहाँ क्रिएटिव लोगों की भी कमी बहुत कम पाई जाती है। अब पिछले 4-5 साल से काफ़ी इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है हमारे देश में, लेकिन यहाँ सोचने से या कुछ नया करने से काफ़ी घबराते हैं और बचते हैं, और चाहते हैं कि एक लाइफ जो आपको मिली है वो कुछ ऐसे ही बीत जाए कि कुछ एक्स्ट्रा ना करना पड़े, कि इजी वे में निकल जाए तो बहुत अच्छा है। जहाँ आपको एफर्ट ही ना करने पड़े, एक ऐसी जॉब मिल जाए, ड्रीम जॉब, है ना, कौन से वाली, ऑनोरेरी। 1 वर्ड में पढ़ाया था मैंने आपको वर्ड ऑनोरेरी, अवैतनिक। क्या मतलब होता है इसका? ए जॉब विद सैलरी बट नो वर्क, विद हाई सैलरी बट नो रेस्पॉन्सिबिलिटी, इसमें जिम्मेदारी तो बहुत कम हो लेकिन वेतन काफी अच्छा हो। और एक सिनेक्योर क्या होता है? इसका अपोजिट होता है सिनेक्योर। हम उल्टा तो नहीं बोल रहे। ऑनोरेरी, ऑनोरेरी क्या बताया था मैंने, कि जहाँ काम तो ज्यादा हो और वेतन कम हो। तो सिनेक्योर क्या होता है? जहाँ वेतन ज्यादा हो, काम कम हो। सही बोल रहे हैं, ठीक है। गवर्नमेंट ने पढ़ाया था ऑनोरेरी और सिनेक्योर। तो ऐसी हम लोगों की मोस्टली अप्रोच होती है, सभी की तो नहीं। तो वी आर नॉट विजनरी, बस हम प्रैक्टिकली रहना चाहते हैं। बस एक ऐसी लाइफ जो लीड होती रहे बिना कुछ ज़्यादा एफर्ट करे। तो टू हैव विजन बच्चों ये होता है। तो इंग्लिश के हिसाब से हमें क्या लगा? काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक है, काफ़ी पॉजिटिव वे में है। लेकिन जब हम हिंदी में बोलेंगे ऐसे, तो किसी का अम्यूज़ करने के लिए, किसी की मखौल उड़ाने के लिए हम इसे इस्तेमाल कर लेते हैं शायद। तो कहीं ना कहीं कल्चर जब चेंज होता है, जब लैंग्वेज चेंज होती है, थोड़ा बहुत तो फर्क कहीं ना कहीं आ ही जाता है। बहुत सारे मैच कर भी जाते हैं, बहुत सारे थोड़े से अपोजिट सेंस भी कर लेते हैं, जैसे कि ये। नेक्स्ट है बच्चों, बीट द एयर। बीट द एयर, अभी सिंपल ही है तो इसमें कुछ ऐसा है नहीं। तो इसका आंसर है टू मेक एफर्ट, टू मेक यूजलेस एफर्ट लिख दीजिए। टू मेक यूजलेस एफर्ट्स, बीट द एयर। तो सिंपल इसकी मीनिंग आ जाने वाली है। अब एयर मीन्स क्या होती है? हवा। और हवा को क्या कर रहे हो आप? पीट रहे हो। तो भाई क्या मिलने वाला है? कुछ नहीं मिलने वाला, है ना। हवा ऐसे हाथ में नहीं आने की, ऐसे पीटते रहो या उसे किसी उसमें भर लो, बैग में, और लगाए जाओ जो, बाकी कुछ नहीं होने वाला। तो टू मेक यूजलेस, बेवजह के एफर्ट करते रहना, बेवजह अपने आप को इन्वॉल्व रखना इन बातों में जिसका कोई उद्देश्य नहीं है, कोई पर्पज नहीं है, बस टाइम पास के लिए आप कर रहे हो। बीट द एयर। नेक्स्ट है जी, बीट अबाउट द बुश। बीट अबाउट द बुश, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसकी मीनिंग होती है टू टॉक अबाउट इन ए राउंड मैनर। कई तरह से बोल सकते हैं, जब आपको समझाता हूं। मतलब है इसकी मीनिंग को ग्रैब करना। बीट अबाउट द बुश, टू टॉक अबाउट इन ए राउंड मैनर, मतलब बातों को घुमा फिरा कर कहना, डायरेक्ट पॉइंट पे नहीं आना, है ना। अब डायरेक्ट पॉइंट पे कोई लोग नहीं आते, तो दो तरह के लोग होते हैं। एक तो वो शायद उन्हें लगता है कि अगर मैं डायरेक्ट बोलूंगा तो कहीं ना कहीं मैं अपना ही नुकसान कर लूंगा, क्योंकि सामने वाले को सुनना डायरेक्ट पसंद नहीं होता। सामने वाले को वही बात अगर कहो आप इनडायरेक्ट वे में बोलो तो उसे चीज़ें हजम हो जाती हैं, लेकिन अगर डायरेक्ट वे में बोलोगे तो उसे उसका डाइजेस्टिव सिस्टम बेकार हो जाता है। तो बातों को घुमा फिरा कर कहना। अब इसे समझते हैं, बीट अबाउट द बुश। बुश का मतलब झाड़ी होता है, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं? झाड़ी। तो फिर आपके सामने एक सिचुएशन क्रिएट कर रहा हूँ उसे समझाने के लिए कि बीट अबाउट द बुश। बीट माने क्या होता है? पीटना, ठीक। बुश माने क्या देखा? कोई झाड़ी देखी।
अब वो इंसान कुछ झाड़ी में कुछ ढूंढने का प्रयास कर रहा था, या कुछ कोई कीड़ा था, कोई छोटा सा पक्षी था, उसे ढूंढ रहा था, और उसे चारों तरफ पीटता फिर रहा है, बीट अबाउट द, मतलब जिसके लिए वो एक्टिविटी कर रहा था वो उसे मिल नहीं रहा, तो उसे मिल क्या रही है? बुश, झाड़ी मिल रही है। कहीं उसने उसे वहां मार दिया, कहीं उसने उसे मार दिया, वो दिखता है फिर उड़ के वो इधर उधर हो गई। तो अब इससे मैच कर दो, टू टॉक अबाउट इन ए राउंड मैनर, गोल गोल घूम रहा है उसको, लेकिन जो मेन उसका फंक्शन था, जो उसका मेन काम था, वो हो ही नहीं पा रहा। जैसे मैं कह रहा हूँ डॉट पॉइंट पे नहीं पहुंच रहा, बातों को घुमा फिरा कर कह रहा, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका आप ध्यान रखें। बीट अबाउट द बुश। उसके बाद है बच्चों ब्लैक एंड ब्लू। ब्लैक एंड ब्लू, ये सिंपल ही है। तो टू बीट मर्सीलेसली बोलते हैं इसे, टू बीट मर्सीलेसली। तो मर्सी क्या होता है? दया, कंपैशन, है ना। मर्सीलेस जिसमें दया ना हो, ओके। तो बीट माने पीट नहीं होता, तो किसी को निर्दयता पूर्वक पीटना, तो तभी हो जाएगा क्या? ब्लैक एंड ब्लू। तो या तो काला हो जाएगा या नीला हो जाएगा पीटने के बाद। तो इसे ऐसे कुछ याद कर लेंगे हम, इसे इसके आने के भी चांस कम ही है। जो चीज इजी होती है वो बहुत ही कम आती है ना। और आज का तो मुझे लगता नहीं कि वो आ जाए। नेक्स्ट है बैड ब्लड। बैड ब्लड, और इसका आंसर होता है बिटर रिलेशंस। बिटर, जब कभी भी ये शब्द आ जाता है मैं हमेशा आपको ऐसे समझाता हूँ, कुछ इंग्लिश ऐसी ही होती है कि मतलब मीनिंग तब उसकी निकल के आती है जब वो सेंटेंस में या फ्रेज में पड़ जाए। जैसे ये अब बिटर की मीनिंग क्या होती है? कड़वा होती है ना। टेस्ट में जो कड़वा होता है दैट्स कॉल्ड बिटर। अब कड़वे रिलेशन मतलब खराब रिलेशन, है ना। तो अगर किसी इंसान का किसी के साथ अच्छा रिलेशन ना हो दैट्स कॉल्ड बैड ब्लड। ठीक, तो ब्लड से हम कैसे जोड़ते हैं? जो रिलेटिव होते हैं, सगे संबंधी, उनका ब्लड क्या होता है? सेम होता है ना। कहते हैं कि भाई हम तो एक ही खानदान के, एक ही परिवार के हैं, दैट्स कॉल्ड सेम ब्लड। तो अगर एक परिवार के लोग हैं तो उनकी मानसिकता भी एक हो सकती है, जरूरी तो नहीं है कि हो, लेकिन ऐसा माना जाता है। चीज़ों को ज़्यादा बर्दाश्त कर लिया जाता है पड़ोसी के मुकाबले, दूसरे लोगों के मुकाबले, तो वहाँ अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी ज़्यादा होती ही है। लेकिन जब ब्लड ही क्या हो गया? बैड हो गया, तो रिलेशंस खराब होने शुरू हो गए। इसे आप ऐसे याद रखें, आंसर क्या आ जाएगा? बिटर रिलेशंस, इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? चलिए आज ये काफ़ी हो गए, उम्मीद है समझ में आ गए होंगे। बाकी बस अब जाके आपको पढ़ना क्या है कि सारे एक बार रिवाइज कर लो एक बार, और जो 5 में से लगे कन्फ्यूजन है अभी उन्हें एक बार लिख के दे दो। कोई कन्फ्यूजन है दोबारा फिर कल डिस्कस कर लो, है ना, फिर आगे करेंगे। चलिए नेक्स्ट करेंगे।